कहानी को स्टार्ट करते हैं तो बाबू मसाए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा। सवाल थोड़े से अलग ही स्वैग वाले लेवल के आते हैं। कंसोलिडेटेड ऐसा नंबर है जो इन सभी को रिप्रेजेंट कर पाए। सबसे पहली जो चीज आनी चाहिए दैट इज योर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्लास मार्क से एक नंबर ऐसा उठाएंगे, उसको बोलेंगे कि चलो भैया अज्यूम कर लेते कि यही मीन होगा। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सबट्रैक्ट कर दे तो यही हमारा दिखाता था कि उसकी क्लास विड्थ या क्लास साइज क्या है। सर हमें पहचानना पड़ेगा कि कौन सा क्लास मॉडल क्लास है, मतलब किस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। सबसे पहले जो डेटा दिया गया है उससे जनरेट करेंगे अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 26 आया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 26वें नंबर का कौन सा हो उसको सेलेक्ट करेंगे, उससे जस्ट बड़ा वाला ले लेंगे, कम नहीं लेंगे। अपने आप को इंटरप्रेट करा पाए भैया, समझा पाए कि इस डेटा क्या कहना चाहता है। यही प्रोसेस भैया हमारा स्टार्ट्स कहलाता है। हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का आपके इसी अमेजिंग से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला में। मैं हूं आपका मैथ मेंटर अभिनय और आ चुका हूं आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ, दैट इज योर स्टैट्स। देखो यार, ये स्टैट्स की कहानी हो सकता है बहुत सारे बच्चों को सताया जा रहा होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ टेबल्स, लंबे चौड़े पैराग्राफ और उससे भी ज्यादा खतरनाक इसके फॉर्मूलेज। तो सर क्या करने वाले इस चैप्टर में, किस तरीके से इस चैप्टर को आप एक्सप्लेन करने वाले हो कि ये हमारे लिए सुपर डुपर इजी बन जाए। तो बच्चों मैं आ चुका हूं फिर से एक बार से और जम के तोड़ने इसी माइंड मैप सीरीज में इस नए खतरनाक से बेहद से कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसका चैप्टर का जो वेटेज है भले ही कम है, लेकिन सर सवाल थोड़े से अलग ही स्वैग वाले लेवल के आते हैं, तो इसको तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। इस पूरे चैप्टर का एक माइंड मैप प्रिपेयर करते हैं और समझते हैं कि सर इसमें जो फॉर्मूला था वो क्या क्या था, यूजुअल नोटेशंस क्या क्या होते हैं इस फॉर्मूलेज को लेके, किस तरीके से मीन मीडियन मोड की कहानी चलेगी अपने ग्रुप वाले डेटा के लिए। अनग्रुप डेटा की कहानी तो ऑलरेडी सर हमने क्लास 9 की जर्नी में सीख लिया है। चलिए इस पूरी की पूरी कहानी को एक बार स्वैग वाले तरीके से स्टार्ट करते हैं। एक प्यारा सा आपका मोटिवेशनल वर्ड है बेटा, चैट में इस बात को जरूर से डालिएगा, क्योंकि आप सभी मेरे अनस्टॉपेबल आर्मी के पार्ट हो और आप सभी के सभी अनस्टॉपेबल हो चुके हो। इस कहानी को स्टार्ट करते हैं तो बाबू मसाए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा, क्योंकि नॉलेज का रोलर कोस्टर राइड स्टार्ट होने वाला है। फटाफट से समझ लेते हैं कि क्या क्या बातें हम सर इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो भैया क्या होता है ये स्टैट्स? सर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो हमने क्लास 9 में सीखा था, जिसको निकालने के 3 डिफरेंट टेक्निक्स, मीन मीडियन मोड। सर ये तो पूरी की पूरी कहानी अभी तक चली थी अनग्रुप्ड डेटा को लेके, जहां पे कोई भी ग्रुपिंग नहीं हो रही थी। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर यही डेटा का ग्रुप बन जाए तो किस तरीके से इसी सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करेंगे। तो ये क्लास 9 की कुछ बेसिक बातें रिकॉल करेंगे। मीन मीडियन मोड क्या होता है, अनग्रुप डेटा, इसको भी रिकॉल करेंगे और पहुंचेंगे कि सर जब ग्रुपिंग बनाया जाता है तो वहां पे हम फॉर्म करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और उसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम चेक करते हैं कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस डेटा है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। जहां पे भी कॉन्टिन्यूअस डेटा आएगा बेटा वहां पे जंप मारेंगे कि मीन कैसे निकाले सर किसी भी ग्रुप डेटा का, अगर वो डेटा कॉन्टिन्यूअस टाइप का है या डिसकॉन्टिन्यूअस टाइप का है। सर मोड कैसे निकाले ग्रुप डेटा का, और मोड निकालने के बाद बच्चों अगर मैं मीडियन की बात करूं तो मीडियन में एक प्रॉब्लम आ रही थी। कैसी प्रॉब्लम आ रही थी बताता हूं। मीडियन निकालने का मतलब होता है मिडिल मोस्ट डेटा। सर ये जो मिडिल मोस्ट डेटा है, क्या इसको निकालने के लिए कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी बच्चों? तो हां, इसके लिए बच्चों हमें पढ़ना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कैसे बनता है, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में आज के सेशन में सिखाने वाला हूं। अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में आइडिया लग गया तो सीधे जंप मारेंगे बच्चों मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, और लास्ट में कुछ बोनस कॉन्सेप्ट, दैट इज योर इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है इसी चैप्टर को लेके। तो आज के क्लास का कुछ फ्लो ऐसा होने वाला है। मेजर ये कॉन्सेप्ट आपकी क्लास 10th में है जो आपको समझना है, सोचना है, सीखना है। और देखो यार, इस पूरे चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में गारंटीड हर साल सवाल बनते ही बनते हैं। तो क्यों न लगे हाथ इस चैप्टर के हर एक फॉर्मूले को रिकॉल करते हुए इस पूरे चैप्टर का एक माइंड मैप या कॉन्सेप्ट मैपिंग किया जाए। फटाफट से चलते हैं बेटा उस माइंड मैप को समझने, क्या है ये पूरा चैप्टर, कैसे है। तो स्टैट्स की इस कहानी को अगर मैं देखूं, स्टैट्स की इस कहानी को देखूं तो सर इसमें क्या क्या चीजें हैं वो बताइएगा। आपको पता बेटा कि स्टैट्स इज ऑल अबाउट एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और लगे हाथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है। सर अगर कोई डेटा को हम एनालाइज कर पाए, उस डेटा को हम कलेक्ट करने के बाद सर रिप्रेजेंट कर पाए, रिप्रेजेंट करने के बाद उससे कुछ इंटरप्रेट कर पाए,
तो यही तो हमारा क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमारा स्टैट्स कहलाता था। और इस स्टैटिक्स में अगर हम किसी चीज के बारे में कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो भैया वो चीज होती थी हमारी सेंट्रल टेंडेंसी। क्या होता था दोस्त? सर यहां पे हमारा आ जाता था सेंट्रल टेंडेंसी। अब इस सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में समझते हैं कि सर इसको कैसे कैलकुलेट करें। सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं। जब भी मान लो हमारे पास बहुत सारा डेटा हो और कोई हमसे पूछे कि सारे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आपके पास कुछ कंसोलिडेटेड ऐसा नंबर है जो इन सभी को रिप्रेजेंट कर पाए, तो जो वर्ड मैंने बोला बेटा, जो वर्ड बोला कंसोलिडेटेड नंबर मतलब इन सभी स्कैटर डेटा को एक कोई नंबर जो रिप्रेजेंट कर पाए, वही हमारी सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती थी। और क्लास 9th में हमने इसको मेजर करने के लिए 3 डिफरेंट अप्रोच माना। कैसे भैया? सर सबसे पहला जो हमारा अप्रोच था दैट वाज आवर मीन। तो चलिए भैया सबसे पहले अप्रोच की बात कर ले तो हमारे पास मीन हुआ करता था सर। मीन के बाद दूसरा अप्रोच हमारे पास जो आया दैट वाज आवर मीडियन। और सर मीडियन के अलावा एक और अप्रोच हुआ करता था एंड दैट वाज आवर मोड। अब इन तीनों को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, लेकिन किसके लिए? अनग्रुप्ड डेटा के लिए। सर अगर मान लो ग्रुपिंग की जाए तो यहां पे क्या क्या चीजें पहले से हमें आनी चाहिए? तो भैया यहां पे आपको सबसे पहली जो चीज आनी चाहिए दैट इज योर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहां पे मैं समझाता हूं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिखता कैसे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की बात कर लूं बेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे कुछ डेटा जो मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा वो कुछ ऐसा है। सर टेबल हमारे पास कुछ ऐसा होता है। अगर मैं ग्रुप डेटा की बात करूंगा, क्योंकि इस क्लास 10th में आपके पास ग्रुप डेटा की ही पूरा कैलकुलेशन को यहां पे हमें लिया गया भैया। चलिए तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कुछ ऐसा बनता था। क्या बनता था? कि सर सबसे पहले हमारे पास क्लास इंटरवल होता था और उस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी कितना है वो यहां पे नोट होता था। और सर फ्रीक्वेंसी के अलावा टैली मार्क्स भी हम नोट करते थे। देखो यार ये टैली मार्क्स आप नोट करो ना करो ये बात मतलब कुछ वैसा बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं समझा रहा हूं। टैली मार्क्स आप नोट करो ना करो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी है ये मायने रखता था। सर यहां पे क्लास इंटरवल बनाया जो जाता था वो कुछ ऐसा बनता था। नोट करिएगा बेटा, फटाफट से इस बात को समझिएगा कि यहां पे बहुत सारे क्लासेस बनते थे जहां पे सबसे पहले होता था लोअर लिमिट देन अपर लिमिट। अभी इस बात को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि यहां पे लोअर लिमिट होता था सर सबसे पहले और हाइफन के बाद अपर लिमिट। ये दिखाता था क्या कि लोअर लिमिट उस पूरे क्लास का सबसे लोअर वैल्यू कितना है, इसको बोलते थे लोअर लिमिट। और भैया ये इस पूरे क्लास इंटरवल का अपर सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना होता था, ये हमारा कहलाता था अपर लिमिट। चलिए अपर और लोअर लिमिट को अगर आपने समझ लिया तो कुछ बातें और समझ लीजिएगा। क्या सर इसमें और जो बेसिक बातें हमने क्लास 9th में इसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में समझा वो ये था कि क्या होता है हमारा क्लास का विड्थ या क्लास साइज क्या होता है, क्लास साइज या क्लास विड्थ क्या होता है, इसके बारे में भी समझ लेते बेटा। क्लास साइज या क्लास विड्थ की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास होता था कि सर अगर हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर दे तो यही हमारा दिखाता था कि उसकी क्लास विड्थ या क्लास साइज क्या है। चलिए अगर ये बात समझ गए तो एक आखिरी चीज जो आपको समझना था दैट वाज योर क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब होता था कि इस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कौन करने आएगा, तो भैया बिल्कुल बीचों बीच वाली वैल्यू, मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो यहां पे क्लास मार्क जो निकल के आता था बच्चों वो आपके आता था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये बेसिक बातें आपको इसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के रिगार्डिंग याद रखनी थी, समझनी थी, सोचनी थी। सर ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी आपने बोला ग्रुप डेटा के बारे में ऐसा हम कैलकुलेशन इस क्लास 10th के पूरे सीरीज में करने वाले हैं आपके इसी स्टैट्स को लेके। तो चलिए एक एक करके तोड़ते हैं। जो हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के 3 डिफरेंट अप्रोच हुआ करते थे, इन तीनों अप्रोच को एक एक करके हम क्या करने वाले बेटा यहां पे तोड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा टारगेट जो होगा बेटा वो हो जाएगा सर इसी मीन को लेके, और इस मीन को निकालने के हमारे पास टोटल 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं। क्या क्या होता है एक एक करके समझते हैं। सर सबसे पहला जो हमारे पास मेथड आता है मीन को निकालने का दैट इज आवर डायरेक्ट मेथड। क्या होता है दोस्त? दैट इज आवर डायरेक्ट मेथड। सर सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे। सर डायरेक्ट के बाद अज्यूम मीन मेथड होता है और आखिरी जो होता है बेटा वो होता है अपने पास स्टेप डेविएशन मेथड। तो पहले डायरेक्ट मेथड में क्या करते थे इस बात को समझते हैं।
सर डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड की अगर बच्चों बात करूं तो यहां पे हमारे पास ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन रहेगा। इस टेबल में कुछ बातें हमें एक्स्ट्रा कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जैसे कि मैं एक छोटा सा टेबल बनाने की कोशिश करता हूं यहां पे कि सर इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या क्या बातें हमें बनानी पड़ेंगी वो समझाइए। तो भैया सबसे पहले हमारा आता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के बाद भैया उसकी फ्रीक्वेंसी होती थी, ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। टैली मार्क्स नोट करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये जो फ्रीक्वेंसी होती थी हर एक क्लास इंटरवल के लिए अलग अलग होती थी। तो भैया मान लेते हैं कि हमारे पास i इक्वल टू पहला रो है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो मैं इसको fi से रिप्रेजेंट करता हूं। अब मैं क्या करता हूं कि इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकाल लेता हूं। क्या बेटा, क्लास मार्क, जिसको मैं xi से रिप्रेजेंट करता हूं। और ये क्या होता है सर, ये होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अब इतना सा कैलकुलेशन करने के बाद इन दोनों का प्रोडक्ट निकालता हूं यहां पे, दैट इज fi इंटू xi। क्या ये पूरी कहानी समझ में आई? सर आपने ये बोला कि जो क्लास इंटरवल था यहां पे ये पहला रो है, मतलब i इक्वल टू 1 है। अगर ये पहला रो है अपने पास तो सर पहला वाला डेटा जो है i इक्वल टू 1, मतलब इस वाले डेटा की आपने बात की है सर, इस वाले डेटा की आपने बात किया है। i इक्वल टू 1 मतलब ये वाला रो, i इक्वल टू 2 मतलब सर ये वाला डेटा। तो ऐसे आप चलते जा रहे हो, ऐसे चलते जा रहे हो, ऐसे चलते जा रहे हो। तो भैया यहां पे जो मीन का फॉर्मूला बनता था, मीन का जो फॉर्मूला बनता था जिसको मैं x बार से रिप्रेजेंट करूंगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। क्या कि सर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी को उसके क्लास मार्क से मल्टीप्लाई करिए, यानी fi xi, और इनका समेशन लीजिए लास्ट में। क्या समेशन डिवाइडेड बाई कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके सर डिवाइड कर दीजिए। तो ये बनता था बेटा आपका डायरेक्ट मेथड से हमारे पास मीन का फॉर्मूला। सर ये तो बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ गुरुजी कि यहां पे अगर स्टेप डेविएशन करना हो, सॉरी अज्यूम मीन मेथड, क्या बेटा अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड करना हो तो क्या करेंगे? अज्यूम मीन मेथड में बच्चों ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मान लो कि यही जो डेटा आप निकाल रहे हो fi xi, इसके बारे में थोड़ा सा यहां पे सोचेंगे कि जो ये डेटा सर हमने fi xi निकाला, अगर ये डेटा बहुत बड़ा बड़ा हो, बहुत बड़ा बड़ा डेटा हो, तो सर फिर उनको सम अप करो, फिर डिवाइड करो, एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो यहां पे हम क्या करते हैं दोस्तों कि इन्हीं डेटा में से एक क्या करते हैं, इस xi में से एक डेटा ऐसा मानते हैं कि मान लो कि ये वाला डेटा अपना मीन हो सकता था। चलिए एक बार टेबल इसकी बनाने की कोशिश करता हूं, मैं एक रफ टेबल इसकी बनाने की कोशिश करता हूं। तो भैया यहां पे कुछ प्रोसेस ऐसा हो जाएगा, देखिएगा प्रोसेस कुछ ऐसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा सुनना बेटा, ये हमारे पास क्लास इंटरवल रहेगा, क्लास इंटरवल के बाद अपने पास हमारा क्लास मार्क भी रहेगा, और इसके अलावा अपने पास फ्रीक्वेंसी भी रहेगी। इतनी बातें हमारे पास हो चुकी हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो हमारे पास क्लास मार्क आया, इसमें से कोई एक ऐसा बीचों बीच का नंबर मैं सेलेक्ट कर लूंगा और उसको ऐसे मैं मानूंगा कि ये हमारा मीन हो सकता था, अज्यूम कर लिया। मान लो ये नंबर मैंने ए उठाया, तो फिर क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, तो जो हमारा डेविएशन अब निकालने की जरूरत पड़ेगी बेटा, जिसको बोलता हूं डी आई, और ये डी आई होता है सर xi में से जो हमने अज्यूम मीन माना उसको निकाल दीजिए। तो भैया यहां पे हमने निकाला di को लेके, di को लेके, ये हमारा होता है भैया डेविएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डेविएशन, डेविएशन कहलाता है। क्या किया दोस्त कि जो हमारा रो xi है उसमें से अज्यूम मीन को निकाला जा रहा है। ठीक है भैया, di निकल गया। अब क्या करेंगे, अब इस फ्रीक्वेंसी को di के साथ मल्टीप्लाई करिए, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई di, ये चीजें निकाल पाएंगे? हाँ, बस यही से अपना काम बनेगा दोस्त, यही से अपना काम बनेगा। सर आगे और क्या करें? अब यहां पे मैं अगर इसके फॉर्मूले की बात करूं बच्चों, तो जो हमारा मीन आएगा, जो हमारा मीन आएगा उसका फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा। क्या सर? जो मीन आएगा वो बनेगा सबसे पहले तो जो आपने अज्यूम किया था वो, प्लस डेविएशन के अकॉर्डिंग मीन कितना आया वो डेटा, यानी fi di डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ fi। बच्चों ये वाला जो हमारा फॉर्मूला बनता है, ये बनता है अपने पास अज्यूम्ड मीन मेथड को लेके, अज्यूम्ड मीन मेथड को लेके। और एक आखिरी मेथड बनेगा बच्चों, वो हमारे पास बड़े प्यार से यहां पे आ जाएगा। चलिए उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूं कि सर यहां पे ये सारा का सारा मामला तो समझ में आ गया, क्या क्या करना था ये मामला समझ में आ गया। इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूं, थोड़ा इरेज करता हूं मैं इसको। चलिए अब चलते हैं किस पे बेटा, किस पे चलते हैं? सर आपने दो टेक्निक तो बता दिया, दो टेक्निक तो बता दिया, आखिरी वाला बता दो तो मजा आ जाए। आखिरी वाला जो है बेटा वो है हमारा पास स्टेप डेविएशन मेथड। अब सर ये जो डेविएशन कर रहे हो इसका स्टेप चेक करेंगे उसके अकॉर्डिंग। नहीं समझ में आया सर? नहीं समझ में आया? एक बार इसका टेबल के हिसाब से समझाओ।
तो भैया यहीं पे एक आखिरी अप्रोच यहां पे लगा देते हैं दोस्त, और ये अपने पास आ जाता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड क्या बोलता है देखते हैं बेटा। अब मैंने क्या किया कि यहां पे जो एफ आई डी आई निकाला, अगर मान लो कि ये भी डेटा बहुत बड़ा है, सर क्या कहना चाह रहे हो कि अगर एफ आई एक्स आई में डेटा बहुत बड़े बड़े आ रहे थे तो आपने क्या किया, एक को अज्यूम मीन माना और उसके हिसाब से डेविएशन निकाला। अब इस डेविएशन के फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लिकेशन के बावजूद भी जो पूरा डेटा है वो भी बहुत बड़ा निकल आए, फिर क्या करेंगे। तो भैया यहां पे मैं अगेन एक प्यारा सा टेबल क्रिएट करने की कोशिश करता हूं, समझिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगेन एक टेबल क्रिएट कर रहा हूं, इस बात को समझिएगा बेटा क्या करने वाला हूं मैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास आएगा बेटा वो आएगा क्लास इंटरवल का। क्लास इंटरवल के बाद अगला जो कॉलम आएगा सर वो आएगा हमारे पास क्लास मार्क का। क्लास मार्क के बाद हमारा अगला कॉलम जो आएगा बेटा वो आएगा फ्रीक्वेंसी का। अब इस फ्रीक्वेंसी के बाद जो अगला कॉलम आता है बेटा वो क्या आता है कि आपने अज्यूम मीन माना, सर ए अगर इसको अज्यूम मीन माना तो यहां पे हम डेविएशन निकालते थे डी आई, और ये अपने पास होता था एक्स आई माइनस ए। सर डी आई भी निकल गया। अब इस डी आई को ऑब्जर्व करेंगे और ऐसा लगेगा कि जो हमारी क्लास की साइज है, क्लास साइज जो है बेटा, क्लास साइज है जिसको मैं एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा डेटा ये डिविजिबल होगा इसी एच से। सारा का सारा डेटा एच का मल्टीपल निकल आएगा। ये जो डेटा होगा ये एच का मल्टीपल निकल कर आता भैया, एच से डिविजिबल हो जाता है। तो बस यही पूरी कहानी लगा देंगे। इसको बोलते हैं बेटा यूआई। क्या बोलते हैं? यूआई। और यूआई क्या होता है? डी आई डिवाइडेड बाई जो हमारा क्लास का साइज है। बस इतनी सी बात निकालने के बाद सीधे पहुंच जाएंगे बेटा एफ आई इंटू यू आई। किस पे बेटा? आखिरी चीज जिसको पहुंचेंगे वो होगा हमारे पास एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई। चलिए पूरी कहानी एक बार और मैं साफ साफ लिख देता हूं, हालांकि थोड़ी जगह कम है। एफ आई इंटू यू आई, ये पूरा हमने क्या किया बेटा, पूरा कैलकुलेशन यहां पे निकाल लिया। बस यही से सीधे फॉर्मूला में लिखने की कोशिश करता हूं, समझिएगा। अब यहां पे अगर मैं इसके फॉर्मूले को लिखने जाऊं तो फॉर्मूला मीन का हमारा कुछ ऐसा बनेगा। सर जो मीन बनेगा या जिसको एक्स बार आप लिख रहे हो वो कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा दोस्त? सुनिएगा। सर सबसे पहले तो अज्यूम मीन रहेगा ही, अज्यूम मीन रहेगा ही, लेकिन लगे हाथ आपने क्या किया, डेविएशन को एच से डिवाइड किया है। तो भैया जो डेविएशन था उसके हिसाब से लास्ट में एच से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि कोई फर्दर चेंजेस ना हो। और ये किस में किया गया भैया? ये हमारे पास किया गया एफ आई का यू आई के साथ, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता बेटा किसको लेकर? स्टेप डेविएशन को लेके। क्या ये पूरी कहानी आपको समझ में आई मीन को लेके? देखो बच्चों, अभी ऐसा हो सकता है कि अगर आपने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ा है तब तो एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर साउंड हो रही होगी, लेकिन अगर आपने बहुत डिटेल में इसको नहीं समझा, नहीं पढ़ा दोस्त, तो हो सकता है कि आगे जब मैं इसको पढ़ाऊं तो और ज्यादा क्लियर हो जाए। अभी ये पूरी कहानी एक बार से रिकॉल कराऊंगा बेटा, एक एक करके तोड़ेंगे, लेकिन अभी माइंड मैप की बात चल रही है, कनेक्टिंग डॉट्स की बात चल रही है, तो समझते हैं कि ऐसा पूरा के चैप्टर में पूरा ऐसा कुछ चल रहा था। अब चलते हैं दोस्त किसको लेकर, यहां पे दूसरी चीज, दैट वाज आवर मीडियन, इसको लेके। तो अब देखो मीडियन को छोड़ो, मीडियन को छोड़ो, अभी मोड के बारे में बात कर लेते हैं। मीडियन में क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी, तो मैं मोड की बात करता हूं, मोड की बात करता हूं कि मोड कैसे निकलेगा, मोड कैसे निकलेगा ग्रुप डेटा का। तो यहां पे होता क्या बेटा, मोड निकालने के लिए हम वो क्लास इंटरवल सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। भैया यहां पे कुछ बातें ऐसी चलेंगी, सुनिएगा फटाफट से। ऐसी चलेंगी कि हमारे पास सीआई दिया रहेगा गुरुजी, सीआई के बाद हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, फ्रीक्वेंसी के बाद सर हमारे पास आगे कुछ रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं एक बड़ा प्यारा सा टेबल बना देता हूं, और बड़ा सा टेबल बना देता हूं ताकि आपको और अच्छे से ये क्रिस्टल क्लियर साउंड हो। क्या बोला दोस्त कि हमारे पास जो पूरा डेटा रहेगा उसमें रहेगा सबसे पहले तो क्लास इंटरवल। इस क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी दिखाई जाएगी सर, ऐसा डेटा रहेगा। अगर मान लो कि इस पूरे क्लास इंटरवल में एक ऐसा था जिसका लोअर लिमिट एल था, अपर लिमिट यू था, और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट थी एफ, सबसे फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट थी बेटा एफ, फ्रीक्वेंसी क्या थी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट थी। तो भैया इसको बोला जाएगा मॉडल क्लास। क्या बोला जाएगा? ये मॉडल क्लास हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास। ये भैया हमारा कहलाएगा मॉडल क्लास।
और मॉडल क्लास के हिसाब से यह मोड निकालते हैं। मोड का फॉर्मूला मैं फटाफट से यहाँ पे बता दे रहा हूं। मोड जो होता है बेटा ये हमारे पास होता है लोअर लिमिट प्लस लोअर लिमिट प्लस, फिर मॉडल क्लास का फॉर्मूला सबसे ज्यादा इजी है। मॉडल क्लास में सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि भैया किस क्लास का हमारे पास जो डेटा है उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई है। अगर इतनी सी बात आ गई भैया मॉडल क्लास के लिए, तो भैया हमारे पास फॉर्मूला बनता है L प्लस F1। F1 कहलाता है भैया इसकी फ्रीक्वेंसी, इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। F0 कहलाता है बेटा इसके प्रीसीडिंग वाले की फ्रीक्वेंसी। F2 कहलाता है इसके सक्सीडिंग वाले की फ्रीक्वेंसी। तो हो जाता है F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2, और ये पूरा जो मामला है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके क्लास विड्थ के साथ यानी H के साथ। ये हमारा मोड का बड़ा प्यारा सा सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है। क्या बोला दोस्त कि मोड जो होता है वो होता है लोअर लिमिट प्लस F1 मतलब इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 मतलब इसके जस्ट प्रीसीडिंग वाले की फ्रीक्वेंसी, और F2 मतलब इसके सक्सीडिंग वाले की फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लाइड बाई H मतलब इसका क्लास विड्थ। चलिए भैया मोड के बारे में अगर डेटा क्लियर हो गया है तो अब पहुंचते हैं सर मीडियन को लेके। अब पहुंचते हैं आखिरी जो एक हमारे पास जो जंग जीतने के लिए रह गया है, दैट इज आवर मीडियन। तो भैया यहां पे मीडियन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि मीडियन कैसे होगा। अब मीडियन के लिए यार एक छोटी सी चीज आपको जरूरत पड़ेगी, दैट इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल का सीधा सा मतलब समझ जाना कि प्रीसीडिंग वाले से अगर अगला वाला जोड़ते हुए एक टेबल बना दे फ्रीक्वेंसी को लेके। क्या बोला दोस्त कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बोलता है कि अगर हम एक फ्रीक्वेंसी को क्या करें भैया, फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लासेस प्रीसीडिंग टू द गिवन डेटा। भैया इसके पहले वाले जितने भी फ्रीक्वेंसी है उनको जोड़ के यहां पे लिखते जाए। अब भैया अगले वाले के लिए इसके ऊपर जितना सबको जोड़ के इसके सामने लिख दो तो हमारा बनाता है भैया क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बस यही से हम क्लास स्टार्ट कर देते भैया। मीडियन का जो डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। मीडियन का डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है भैया वो कुछ ऐसा बनता है कि मीडियन जो होता है गुरुजी वो हमारे पास आता है ऐसा कि सबसे पहले तो लोअर लिमिट प्लस हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, यानी मतलब समेशन ऑफ Fi डिवाइडेड बाय 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मीडियन क्लास, और ये सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाता है किसके साथ बेटा, क्लास विड्थ के साथ। ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है अपने इसी प्यारे से मीडियन को लेकर। क्या ये भी कहानी आपको अच्छे समझ में आई कि सर मीडियन का मतलब होता है लोअर लिमिट में क्या करेंगे भैया, हम ऐड करेंगे किसको सर, n/2 को। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब समेशन ऑफ f, उसको डिवाइड करेंगे 2 से। अब भैया ये जो n/2 है ये थोड़ा सा मामला और क्रिएट करेगा, इसको डिटेल में समझेंगे। माइनस CF जो होता है बेटा, CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास डिवाइडेड बाई f, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई h मतलब क्लास साइज। भैया ये पूरा का पूरा मामला अपने पास आ चुका है। अब एक आखिरी चीज जो रह गई है उसको भी मैं यहां पे लिखने की कोशिश कर देता हूं, और वो यहीं पे आ जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है इसको भी समझते बेटा। इंपेरिकल फॉर्मूला जो हमारे पास आता है, ऐसे सोचो कि 3 को बनाने में क्या क्या चाहिए अपन को, सर 2 और 1 चाहिए, 2 और 1 चाहिए, 2 और 1 चाहिए। तो भैया 3 हमारे पास मीडियन डालेगा क्या दोस्त, 3 के लिए अपने पास मीडियन डालेगा। इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, परेशान मत होना। 3 के साथ हमारे पास मीडियन आता है, 2 मतलब मीन आता है सर, और 1 के साथ हमारे पास मोड आता है, 1 के साथ हमारा मोड आता है। ये अपना बन जाता है बेटा बड़ा प्यारा सा इंपेरिकल फॉर्मूला, याद रखिएगा। हालांकि इससे सवाल बहुत कम बने, इंपेरिकल से उतने ज्यादा सवाल बनते नहीं है, बट ठीक है मैंने समझा दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट माइंड मैप ऑफ दिस स्टैट्स। क्यों ना इसको जम के एक बार डिटेल्ड वर्जन में आसानी से समझने की कोशिश किया जाए, तोड़ा जाए। चलिए भैया सबसे पहले चलते कि स्टैटिक्स क्या है। तो लिखा है स्टैट्स इज द स्टडी ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन, फलाना धमकाना ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। भैया जो हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा है इसी को हम क्या कर पाए भैया, पहले एनालाइज कर पाए, एनालिसिस इसका कर पाए, उससे हम कुछ अपने आप को इंटरप्रेट करा पाए भैया, समझा पाए कि इस डेटा क्या कहना चाहता है। यही प्रोसेस भैया हमारा स्टैट्स कहलाता है। जैसे कि अगर आप देखो तो भैया 2 धुरंधर से हमारे पास क्रिकेट प्लेयर्स हैं। एक तो भैया अपने बड़े प्यारे विराट कोहली जी जो मेरे पर्सनल फेवरेट है। अब बोला है कि भैया इनके स्टैट्स को देखा गया, क्या
कि कितने मैचेस खेले हैं, कितनी इनिंग्स इन्होंने खेली है, कितने रन्स बनाए हैं, हाईएस्ट स्कोर किसका कितना है, एवरेज किसका कितना है, स्ट्राइक रेट किसका कितना है। अब इस डेटा के हिसाब से देखा जाए तो क्या लगता है दोस्त कि सर इस डेटा में अगर हमसे कोई बोलेगा कि स्ट्राइक रेट के हिसाब से भैया कौन सा प्लेयर इन दोनों में सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा बेहतर है, तो आई विल से कि सर विराट कोहली, स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है। क्यों सर? इस पूरे डेटा से मैंने एनालिसिस किया भैया, इस डेटा को पहले एनालाइज किया कि क्या दिया हुआ है, इस डेटा को रिप्रेजेंटेशन के बाद में समझ पाया, इंटरप्रेट इससे कुछ कर पाया कि अच्छा स्ट्राइक रेट मतलब ये वाला बात। अगर कोई बोलता है कि भैया कौन सा मैच सबसे ज्यादा खेला है, विराट कोहली। किसके सबसे ज्यादा रन है, दैट इज आवर अगेन विराट कोहली। हाईएस्ट स्कोर विराट कोहली, एवरेज स्कोर विराट कोहली। भैया विराट कोहली तो है ही, दिल से नमन है बॉस, आपको दिल से नमन है, बहुत तगड़े प्लेयर है ये, बहुत तगड़े प्लेयर, माय पर्सनल फेवरेट। चलिए तो देखो यार, ये जो डेटा है ना, ये जो डेटा है सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा, ये फैक्ट नहीं है, पहले बता दूं। हो सकता है काफी लोग की नजर में ये फैक्ट हो, क्योंकि यस वी आर प्राउड इंडियंस, तो फैक्ट तो मान ही लेंगे इसको, लेकिन ये सिर्फ ऐसे डेटा को समझाने के लिए मैंने एक रफ आइडिया लिया हुआ था, ये फैक्ट नहीं है, इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता हूं। चलिए तो बोला भैया कि स्टैट्स का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टडी या एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या कर पाए, किसी डेटा सेट को एनालाइज कर पाए, सर उसको रिप्रेजेंट कर पाए और उस रिप्रेजेंटेशन के बाद कुछ इंटरप्रेट कर पाए भैया, यही हमारा क्वांटिटेटिव डेटा को लेकर कहलाएगा स्टैटिक्स। चलिए ये डिफाइंड है भैया कैसे, कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करें, उस डेटा को क्लासिफाई कर पाए, डेटा का पहले कलेक्शन हो, उसको क्लासिफाई कर पाए, मतलब अलग अलग बांट पाए, उसके बाद उसको रिप्रेजेंट कर पाए, और रिप्रेजेंट करने के बाद बहुत इजी मैनर में उससे कुछ इंटरप्रेट कर पाए और फर्दर उससे इंफॉर्मेशन या एनालिसिस कर पाए, यही हमारा प्रोसेस कहलाता है क्या बेटा, स्टैट्स। चलिए आगे बढ़ते फटाफट से। अब इस स्टैट्स में भैया क्या सबसे बड़ी बात आई थी, दैट वाज आवर सेंट्रल टेंडेंसी, और इसको मेजर भी करना है। सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में एक बड़ा बढ़िया शब्द लिखा है कि द सेंट्रल टेंडेंसी इज स्टेटेड एज द स्टैटिकल मेजर दैट रिप्रेजेंट द सिंगल वैल्यू, या भैया क्या, कंसोलिडेटेड डेटा भैया बात करेंगे ऑफ इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन और डेटा सेट। ये जो लंबा चौड़ा हमने डेटा कलेक्ट किया है, अब देखो यार सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब यहीं पे मैं समझा देता हूं। इन सारे डेटा को देखने के बाद एक ही भैया शब्द आपके जबान से निकल रहा होगा, सुपर डुपर भैया एनर्जेटिक, अपने विराट कोहली हमेशा ऊपर। ये जो आपने बोला भैया हमेशा ऊपर है, क्यों? हमने डेटा देखा, बोला भैया कि क्या, कि इनके डेटा के हिसाब से और इनके डेटा के हिसाब से ऐसा लग रहा भैया कि ये हमारे पे भैया क्या है, हमारा जो डेटा है विराट कोहली का ये भारी पड़ रहा है। अब इन सभी का सेंट्रल टेंडेंसी आप क्या बोलोगे, अरे देख लो ना भैया कितना रन बनाया हुआ है एज कंपेयर टू स्टीव स्मिथ। तो कोई ना कोई एक ऐसा डेटा होगा जो बोलेगा क्या, कि ये जो हमारे विराट कोहली हैं ये बहुत ज्यादा तगड़े वाले प्लेयर हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या करता है, इन सारे डेटा सेट का, इन सारे स्कैटर्ड डेटा का एक भैया कंसोलिडेटेड एक ऐसा वैल्यू बताएगा कि इन सभी को एक साथ रिप्रेजेंट कर पाए, इन सभी को एक साथ रिप्रेजेंट कर पाए। तो बोला भैया कि इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन में भैया एक सिंगल कोई वैल्यू अगर किसी पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर पाए तो वही हमारा सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। अब यहां पे सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के 3 डिफरेंट टेक्निक्स, मीन, मीडियन, मोड भैया बोलता है क्या है, मीन इज ऑफन कॉल्ड एवरेज इज मोस्ट लाइकली टू द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। भैया सबसे ज्यादा इसी चीज को हम चाहते हैं कि अब जब भी सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करना हो फटाक से पहले मीन पे जाएंगे, अगर भैया मीन पे नहीं जाएंगे देन चलेंगे मीडियन पे, मीडियन पे नहीं जाएंगे देन चलेंगे मोड पे। एक एक करके समझते बेटा। मीन, मीडियन, मोड क्या होता है, अगर हमारे पास डेटा जो है वो अनग्रुप्ड है, कोई भी ग्रुपिंग नहीं हो, तो भैया सीधी सी बात है क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यही होता था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता था, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता था सर हमारे पास मीन का सीधा सा फॉर्मूला जो अभी तक हमने पढ़ा था। ये हमारे पास क्या होता था, मीन होता था। अब भैया यहां पे ऑब्जर्वेशन कौन कौन से है, सर यहां पे है x1, x2, x3 और ऐसे ही नहीं बहुत सारे, लगभग n नंबर ऑफ डेटा है, n नंबर ऑफ डेटा है। टोटल कितने हमारे पास डेटा बेटा, n मतलब 1, पहला डेटा, दूसरा डेटा, तीसरा, तो भैया यहां पे टोटल नंबर ऑफ डेटा जो है वो n के बराबर है, n के बराबर है, ऐसा कुछ दे दिया भैया। तो बोला कि अगर इसको रिप्रेजेंट करने जाओ तो देखो 1 2 3, तो मैं क्या करता हूं बेटा, मैं क्या करता हूं यहां पे कि 1 2 3 की जगह पे मैं यहां पे असाइन करता हूं i मतलब i की वैल्यू 1 से लेकर, i की वैल्यू 1 से लेकर, i की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है, मतलब x1 x2। और ये जो सिंबल मैंने बनाया है e जैसा कुछ कुछ दिख रहा है बेटा, ये हमारा समेशन का साइन है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो भैया ये अपना दिखाता था क्या,
अनग्रुप डेटा का मीन। तो भैया यहां पे देखो इस बात को लिखा भी है कि ये इस चीज को हम क्या करते हैं, शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल यूज करते हैं भैया, और ये सिंबल समीशन का होता है बेटा। इसको ग्रीक सिंबल बोलते हैं और इसको बोलते हैं समीशन का साइन भैया। यानी x1 x2 x3 आई की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट डालिए, x1 x2 x3 इनका सम अप कर रहा है भैया, इनको ऐड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर हमने बात की थी मीडियन को लेके, तो मीडियन क्या बोलता था कि सबसे बीच वाला डेटा, मिडिल मोस्ट डेटा ही हमारा मीडियन कहलाएगा। लेकिन यहां पे एक छोटा सा इसका ड्रॉबैक था, क्या? मिडिल मोस्ट डेटा निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ता था, उस पूरे डेटा सेट को या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में अरेंज करना पड़ता था। अब भैया ये ऑलरेडी असेंडिंग में है, बढ़ते हुए क्रम में, तो बीचों बीच का कौन सा है भैया? बीचों बीच का देखा जाए तो 2 डेटा इधर और 2 डेटा इधर, मतलब बीचों बीच का 6 है, इसलिए मीडियन हमारा 6 आ गया। मोड की बात की जाती थी तो मोड क्या बोलता था कि सर अगर इस पूरे डेटा सेट में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो भैया, सबसे मैक्सिमम टाइम अकर हुआ हो, वही हमारा क्या कहलाता था? मोड कहलाता था। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला डेटा हमारा मोड कहलाता था। ये तो रहा भैया सारा का सारा गेम अनग्रुप्ड के लिए। लेकिन जब ग्रुपिंग हुई तो सर उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ा। ग्रुप डेटा का लिखा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इन स्टैट्स प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ डिफरेंट वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर कैटेगरी। भैया कैटेगरिकल डेटा को अगर हम थोड़ा सा ओवर इंटरवल बना दे भैया, जो हमारे पास अलग अलग डेटा था उसका पहले तो एक इंटरवल बनाए, और उस इंटरवल के हिसाब से जो उसमें डेटा है, अगर उनका मैं क्या करूं दोस्त, अगर उनका मैं क्या करूं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एक टेबल बना दूं, सो दिस वुड बी नोन एज योर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और ये 2 टाइप का हो गया, क्या कि अगर हमारे पास अलग अलग कैटेगरी का डेटा है तो सर ये हमारा कैटेगोरिकल डेटा वाला होगा, कि भैया इस कैटेगरी का डेटा फ्रीक्वेंसी 1, इस कैटेगरी का डेटा फ्रीक्वेंसी 2, इस कैटेगरी का डेटा इसी। लेकिन अगर यही काम ग्रुप के लिए करने लगे बेटा, तो ये ग्रुप्ड हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये हमारा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो जाएगा सर। ये हमारा ग्रुप्ड वाला है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। चलिए ये हमारे पास ग्रुप्ड वाला है सर, और उधर वाला भैया ये कैटेगरी अलग अलग है भैया, अलग अलग कैटेगरी है, मतलब अनग्रुप्ड वाला, ये अनग्रुप्ड वाला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ये बात अगर आपको समझ में आ चुकी है तो सीधे चलते बेटा बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास 10th के हर एक स्कोर कॉन्सेप्ट पे, जहां पे हमें थोड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी। क्या है दोस्त कि अगर मान लो हम यहां पे बात करें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की, तो कुछ कुछ बेसिक बातें हमें पहले से आना चाहिए। क्या कि अगर ये जो ग्रुप बना हुआ है जिसको मैं क्लास इंटरवल बनूंगा बेटा, क्या बोलूंगा? क्लास इंटरवल बोलूंगा मैं इसको, क्या बोलूंगा? ये क्लास इंटरवल है। क्यों सर? अलग अलग क्लास को इंटरवल्स के हिसाब से बांटा गया, छोटे छोटे इंटरवल बनाए गए हैं, छोटे छोटे इंटरवल बनाए गए, उसके क्लासिफाई कर दिया गया, तो ये क्लास इंटरवल है। अब कोई भी मान लो रैंडमली मैंने क्लास इंटरवल पिक किया ये वाला, तो भैया इस पूरे में क्या समझ पाएंगे कि सर इस क्लास इंटरवल में जो डेटा है वो है 41, 42, 43, 44, 45, ये डेटा है। और इन सभी डेटा सेट में जो सबसे लोअर वैल्यू है उसको बोलेंगे लोअर लिमिट। क्या बोलेंगे दोस्त? लोअर लिमिट। सबसे छोटी वैल्यू तो भैया लोअर लिमिट। और भैया इस पूरे क्लास इंटरवल का सबसे बड़ी वैल्यू ये हमारी कहलाएगी अपर लिमिट, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू यही हो सकती है, अपर से अपर इसकी लिमिट जा सकती है इसके बराबर। अगर ये 2 बेसिक बातें समझ में आ गई तो सीधे चलते हैं बेटा किसको? क्लास साइज को लेके। मतलब ये जो क्लास इंटरवल बना है उसकी साइज कितनी है? तो साइज का मतलब कहीं रेंज से तो मतलब नहीं है ना कि कितना बड़ा है ये क्लास। भैया 41, 42, 43, 44, 45 डेटा है, तो इसका रेंज कहां से कहां जा रहा है भैया? इसकी साइज कितनी हुई है? वो है 45 से लेकर 41 से 45, मतलब इनके बीच का डिफरेंस देखिए 45 - 41, मतलब 4 तक का डिफरेंस है। तो भैया यहाँ पे क्लास साइज अपने पास जो आता है वो आ जाएगा बड़े प्यार से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसी क्लास साइज को बच्चों बोलते हैं क्लास विड्थ। क्लास की विड्थ कितनी है, क्लास की साइज कितनी है। चलिए अगर ये बात समझ में आ गई है तो पहुंचते हैं कि सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमारी क्लास की विड्थ दे देगा या क्लास साइज दे देगा। क्लास मार्क क्या होता है? तो भैया अगर मैं क्लास मार्क की बात करूंगा, इट सिंपली मींस कि उस क्लास इंटरवल का एक बीचों बीच के पॉइंट को मार्क करने की कोशिश करूंगा। तो क्लास मार्क जो होता है बच्चों वो अपने पास आ जाता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इन सब सारी चीजों को भूल जाना, लेकिन जो लास्ट वाला मैंने लिखा बेटा इसको कभी मत भूलना, क्योंकि मेजर टाइम पे मीन वाले में बेटा इसी को हम याद करेंगे क्लास मार्क को, कि उस क्लास इंटरवल का मार्किंग बता दीजिए। चलिए पहुंच जाते हैं सीधे और सीधे अपने मीन को, जहां पे हम बात करेंगे कि ग्रुप डेटा का मीन कैसे निकाला जाए। तो भैया हुआ क्या
कि इंडिविजुअल डेटा था, उसकी फ्रीक्वेंसी थी, तो भैया FIXI किया और उनका समअप किया, जो हमारे पास फॉर्मूला था कि FIXI डिवाइडेड बाई FI, तो ये करते गए। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही थी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी? अगर मान लो ये नंबर ऑफ डेटा, अभी अपने पास सिर्फ 30 डेटा है भैया, टोटल 30 डेटा है, चलेगा। अगर ये कहीं 1000 2000 डेटा रहता तो सर, तब तो ये टेबल बनाते बनाते सर हमारा 1-2 लाइट ईयर बीत जाता और हम सर कई जन्म ले चुके होते। तो भैया यहां पे क्या करेंगे, थोड़ा स्मार्टली खेलेंगे। क्या करेंगे दोस्त कि सर अब इसका ग्रुप बनाएंगे। ये जो इंडिविजुअल डेटा इसका हम ग्रुप बनाएंगे। फिलहाल इंडिविजुअल डेटा का मीन देख लीजिएगा। क्या सर, जो डेटा है कितनी बार आया है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई, जो डेटा है कितनी बार आया है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई। और भैया देखो ऐसे ही तो होता है कि 20 कितनी बार है, एक बार है, 36 3 बार है, तो जब ऐड करोगे तो 36 प्लस 36 प्लस 36। भैया इंस्टेड ऑफ एडिंग 3 टाइम्स लेटेस्ट मल्टीप्लाई की इनका दोनों का मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू डायरेक्ट लिख दे, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो भैया यहां पे मैंने क्या बोला कि यहां पे आई की वैल्यू असाइन करेंगे, कहां से, 1 से लेके, और टोटल ऑब्जर्वेशन n तक जा रहा है FIXI। देखिएगा आई की वैल्यू बदलेगी। क्या आई का मतलब 1 रखेंगे तो F1 Fx1 प्लस साइन, समेशन का मतलब प्लस साइन, फिर आई की वैल्यू बदलेगी क्या, 2 और 2, तो F2 X2 और नीचे सेम वे में। तो ये हमारे पास बनता है बेटा क्या, इंडिविजुअल डेटा या कैटेगोरिकल डेटा के लिए हमारे पास मीन का फॉर्मूला। लेकिन सर ये टेबल अगर मान लो बहुत बड़ा डेटा सेट हो, कम से कम 5000 डेटा हो, तो सर ऐसा टेबल तो बनाना मुश्किल है। फिर क्या करेंगे बेटा, वहां पे हम ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे। अब इस पूरे डेटा सेट को मैं क्या करता हूं, छोटे छोटे ग्रुप में बांटता हूं। क्या 10 से लेके 20 तक का ग्रुप, फिर 20 से लेके 40 तक का ग्रुप, 40 से लेके 60 तक का ग्रुप, सर 60 से लेके 80 तक का ग्रुप, और 80 से लेके भैया 100 तक का ग्रुप। ऐसा ग्रुप बना दूं तो देखिए ना, इस पूरे डेटा को 1 2 3 4 5 ही ग्रुप में खत्म कर दिया बेटा। 1 2 3 4 5 6, मतलब ये डिवाइड वैसे किया बेटा, वैसे किया हुआ है इंटरवल बना के। तो अगर मैं इंटरवल्स बनाने लगूं, ग्रुप बनाने लगूं, तो ये जो आपके पास अभी टोटल 30 डेटा था, उस 30 डेटा का टेबल ना बना के मैं 1 2 3 4 सिर्फ 5 डेटा का टेबल बनाऊंगा, तो ये टेबल और ज्यादा कंसाइज हो जाएगा, और ज्यादा इजी हो जाएगा समझना, कैलकुलेट करना। भैया यहां पे देखिएगा क्या लिखा है, in the most of our real life situations data is usually so large to make, भैया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बहुत मुश्किल हो जाता है उसको स्टडी करना। तो हम क्या करते हैं, इसकी वजह से एक कंडेंस्ड, मतलब उस पूरे डेटा को बहुत कंसाइज करके ग्रुप डेटा बना लेते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है भैया, अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना पड़ता है। भैया कुछ बेसिक मेथड्स होते हैं, वो हम मैं बता दूंगा यहां पे एक एक करके। अब इसको देखिए भैया, बोला क्या है कि 10 से लेके 25 मार्क्स में भैया दो स्टूडेंट है, 25 से 40। तो बोला क्या है यहाँ पे कि इस ग्रुप में भैया 2 बच्चे हैं, इस ग्रुप में 3 बच्चे, इस ग्रुप में 7, इस ग्रुप में 6, इस ग्रुप में 6 और इस ग्रुप में 6। अब इसका मीन निकालना है, क्या करेंगे, तो पहला मेथड जो आता है वो आता है अपने पास बेटा डायरेक्ट मेथड। क्या बोलता है ये डायरेक्ट मेथड, बोलता है कि जब अगर यही करना है भैया, यहां ग्रुप से फ्रीक्वेंसी वाले काम को करना है, तो सबसे पहला अप्रोच जो मैंने बताया था बेटा, अगर आपको याद हो, चलिए भैया एक बार और दिखा देता हूं उस पूरे माइंड मैप को जो हमने प्रिपेयर किया था। क्या बोला था कि FI इंटू XI करते हैं, और ये XI क्या देता है दोस्त, XI देता भैया क्लास मार्क, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ये देता है सर। यही काम करते हैं फटाफट से, यही काम करते हैं दोस्त। पहला जो हमारे पास अप्रोच निकल कर आया उसमें यही किया गया। क्या दोस्त कि सर अब यहां पे हम निकालेंगे क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या बोलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। देखिएगा 10 प्लस 25 35, 35 का आधा 17.5, यानी इस पूरे ग्रुप का एक भैया कंसोलिडेटेड डेटा या काइंड ऑफ वी कैन से कि सेंट्रल टेंडेंसी हमने निकाल लिया, दैट इज 17.5। अगेन सेम में बेटा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया भैया। अगेन अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। अब ये जो हमारे पास क्लास मार्क आया है, ये शो कर रहा है कि भैया ये जो आपने ग्रुप बनाया, इस ग्रुप को रिप्रेजेंट ये वाला डेटा कर देगा। तो भैया इस वाले डेटे की फ्रीक्वेंसी कितनी, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो FIXI हमारा निकल गया बेटा। कि अगर अब ये रिप्रेजेंट करने लगा इस ग्रुप को, बीचों बीच के डेटा भैया क्या करेगा, इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। क्लास मार्क इस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, इस पूरे ग्रुप को। 17.5 क्या करेगा, 10 से लेकर 25 का एक कंसोलिडेटेड कहलाएगा भैया। कंसोलिडेटेड डेटा मतलब बिल्कुल बीचों बीच का डेटा। भैया मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज या बीचों बीच वाला, काइंड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो हमने एक ऐसा नंबर चूज किया जो इसके बिल्कुल बीचों बीच में हो, 10 से लेकर 25 के बीच में, दैट इज 17.5।
कैसे निकाला? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। कैसे निकाला बेटा? ये सर ये निकला अपने पास अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 से, इस फॉर्मूले से निकला है। अब ये हमारी फ्रीक्वेंसी 2 दिखा रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करिए 13.5। ये फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है 3 बार तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, 7 टाइम्स 7 से मल्टीप्लाई करिए, 6 टाइम्स 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 टाइम्स 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 टाइम्स 6 से। अब बाबू एक बात बताना कि क्या यही हमारे पास इन सभी को जोड़ दे तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हो जाएगा? बिल्कुल सर। तो हमारे पास जो मीन आता है वो कुछ ऐसा आता था क्या, कि समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। भैया सीधे वैल्यू लिखेंगे क्या, अगर इन सभी को सम अप करें दैट इज 1860 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 30 आ गया। चलिए 0 से 0 को कैंसिल करते, 3 6 जा 80, 3 2 जा 6, यानी इस पूरे के पूरे डेटा का जो मीन आ रहा है गुरुजी दैट वुड बी 62। क्या बोला दोस्त, कि इतने सारे डेटा 10 से लेकर 100 तक और इनके बीच का फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बैलेंस करते हुए चले तो इसका मीन जो आएगा दैट वुड बी 62। क्या ये पूरी कहानी समझ में आई? अगर आपको डायरेक्ट मेथड समझ में आया है तो क्यों न सर अब यहां पे थोड़ा और दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? सर हमने नोटिस किया कि ये जो आपने एफ आई एक्स आई निकाला है ये डेटा कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो जा रहा है, ऐड करने में सर बड़ी दिक्कत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ये डेटा बहुत ज्यादा बड़ा है। तो अब क्या करें, अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे, इस एक्साई में से कुछ ऐसा उठा लेंगे। अब आप खुद सोचो कि 62 आया तो क्या मैं इसको मीन लगभग मान सकता था, क्योंकि सारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देगा। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे क्लास इंटरवल में से एक ऐसा नंबर उठा लूंगा जिसको मैं अज्यूम कर लूंगा कि ये मीन हो जाएगा, ये मीन हो जाएगा। बस यही काम किया गया भैया। क्या कि जब कैलकुलेशन हद से ज्यादा होने लगे भैया, जब ये पूरा डेटा इतना बड़ा बड़ा आ जाए कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होने लगे, तो हम क्या करेंगे, इस क्लास मार्क से एक नंबर ऐसा उठाएंगे, उसको बोलेंगे कि चलो भैया अज्यूम कर लेते कि यही मीन होगा। अब अगर इसको अज्यूम कर लिया तो फर्दर हम चेक करेंगे कि डेविएशन कितना हो रहा है भैया। मान तो लिया लेकिन सर इसकी वजह से डेटा में हेरफेर होगा, उस डेविएशन को निकालेंगे। तो भैया अज्यूम मीन मेथड ये बोलता है कि जो हमारे पास एक्स आई आया हुआ है उनमें से एक्स आई में से एक वैल्यू चूज करेंगे जिसको बोलेंगे कि ये हमारा अज्यूम मीन है और उसको डिनोट करेंगे किससे बेटा, ए से। सर मान तो लिया कि अज्यूम मीन ये होगा, लेकिन क्या ये कुछ हमारे एक्चुअल में जो मीन आएगा उससे अलग आएगा या कुछ तो डिफरेंस क्रिएट करेगा? सर जी आपने मान लिया है लेकिन एक्चुअल में जो एक्स आई की वैल्यू है उससे कुछ तो डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो ये जो डिफरेंस होता है बेटा इसी को हम बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं? डेविएशन। तो अब हम निकालेंगे कि ये डिफरेंस जो डी आई आ रहा है ये कितना आ रहा है, और डी आई निकालने का ये सिंपल फॉर्मूला क्या कि उस डेटा सेट में से एक्स आई में से अज्यूम मीन को निकालते जाइए, अज्यूम मीन को निकालते जाइए। अब इस पे ध्यान मत दीजिएगा, इस पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट डेटा के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा, इस पे खास ध्यान नहीं देना बेटा। अभी इसको इग्नोर कर सकते हैं। बाबू यहां पे ध्यान देना, मैंने क्या बोला, इस टेबल को देखा गया तो मेरे दिल में ऐसा आ रहा है कि भैया मैं 47.5 को मीन मानूंगा। ले सकते हो। एक बच्चा बोला कि नहीं गुरुजी मैं तो इसको मानूंगा 62.5 को। ले सकते हो। क्यों बता रहा हूं, अभी तक आपने ये डायरेक्ट मेथड से कुछ मालूम निकाला ही नहीं है, तब तो इतना आइडिया भी नहीं है कि सर इसमें कौन सा भैया हमारा वैल्यू जो होगा वो मीन हो सकता था। तो कोई बच्चा ये ले सकता है, कोई बच्चा ये ले सकता है। दिस इज टोटली अप टू यू गाइज, आप जो लेना चाहो टोटली फ्री हो, क्योंकि हम फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे तो वो फाइनल जवाब बिल्कुल सेम टू सेम देकर जाएगा या थोड़े बहुत का डिफरेंस होगा। और थोड़े बहुत का डिफरेंस चलता है क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू बताता है बेटा। सेंट्रल टेंडेंसी में मीन ना तो एक्यूरेट वैल्यू बता पाएगा कि कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी होगा, ना तो मीडियन ना तो मोड, तो सर थोड़ा बहुत हेरफेर तो चलेगा। दिस इज ऑल अबाउट स्टैट्स। तो इन दोनों में से कोई भी एक अज्यूम मीन मानेंगे। चलिए भैया मैं क्या करता हूं, इस पूरे टेबल में से, इस पूरे डेटा सेट में से ऐसा मान लेता हूं कि हमारे पास मीन जो होता वो ये वाला अज्यूम कर लेता हूं कि ये वाला हो सकता था। नहीं पता, रफली मान लिया कि 47.5 हमारा मीन हो सकता था। फिर क्या करें, अब देखूंगा कि हर एक डेटा में से इसका डेविएशन कितना रहा, मतलब कितने का फर्क आ रहा है। 17.5 माइनस 47.5, देखिएगा बेटा क्या बोला, एक्सआई में से ये निकालिए तो 17.5 माइनस 47.5, अगर ये डिफरेंस निकालो तो ये आ जाएगा बेटा -30 का। कितने का? -30 का। बाबू आप खुद दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाया कि सर यहां पे जो डेटा आ रहा था 0.5 में, यहां पे डेटा आ रहा 0.5 में, क्या किसी परफेक्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना आसान होगा कि ये डेसिमल वाला?
सर डेसिमल वाला थोड़ा दिक्कत करेगा। अगर मान लो यहाँ पे 5732 रहता, 7 से मल्टीप्लाई करते, पता नहीं, बड़ा अजीब सा कैलकुलेशन था। लेकिन अगर यहीं पे आपने डेविएशन निकाला तो इस डेटा को थोड़ा देखिएगा बेटा, इस डेटा को देखिएगा, तो बड़े सुंदर सुंदर नंबर आ रहे हैं, कोई भी बीच का डेसिमल नहीं आ रहा है, बड़ा सिंपल सा नंबर आ रहा है। बस यही तो मेन गेम था बेटा, कैलकुलेशन को इजी करने का। तो हमने क्या किया कि अब इस fi को इस di के साथ मल्टीप्लाई किया। क्या किया भैया, 2 इंटू माइनस 30 माइनस 60, 3 इंटू माइनस 15 माइनस 45, ऐसे हमने क्या किया बेटा, इस di इंटू fi को निकाल लिया। अब बस यहां पे असली गेम स्टार्ट होगा। क्या कि भैया आपने मीन निकालने के लिए पहले कोई नंबर को अज्यूम किया था तो वो तो रहेगा ही, लेकिन जितना डिफरेंस आ रहा था, जो हमारा डेविएशन आ रहा था, उसके हिसाब से अगर जो मीन निकलेगा उसको हमारे अज्यूम में ऐड कर दो। किसको, उसको अज्यूम मीन में ऐड कर दो, बस यही तो फाइनल वैल्यू दे देगा, यही तो फाइनल वैल्यू दे देगा दोस्त। क्या बोला, अगेन समझाता हूं कि सर जो आपने मीन अज्यूम किया था वो तो रहेगा ही, लेकिन ये डिफरेंस वाले ने जितना और एक्स्ट्रा मीन जनरेट किया, कैलकुलेशन में जितना एक्स्ट्रा मीन जनरेट किया, उसको हम क्या करेंगे बेटा, अज्यूम मीन में ऐड कर देंगे। अब सवाल के हिसाब से चलते हैं बेटा, मीन यहां पे सीधे निकलेगा कैसे कि अज्यूम मीन हमारा रहता है गुरुजी, फिर हमारे पास रहता है समेशन ऑफ fi इंटू डिफरेंसेस वाला डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। ये हमने कितना माना था बेटा, 47.5, ये पहले से मान रखे थे, लेकिन डिफरेंस की वजह से जो डिफरेंस वाली वैल्यू उसका मीन देखा जाए तो वो आ रहा है बेटा सिंपल डेटा 435 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है बेटा, fi को ऐड करिए 30, बस ये तो फाइनल जवाब हो जाएगा 47.5। कितना बेटा, यहां पे देखिएगा, ये आ गया 47.5, और इसको कैलकुलेट करना है सर, इसको कैलकुलेट करना है, देखिएगा 435 डिवाइडेड बाय 30 कर दीजिएगा। मैं फटाफट से यहां पे निकाल देता हूं कि सर अगर 435 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे सो दिस वुड बी, एक मिनट 435 है ये कितना बेटा, 435 डिवाइडेड बाय 30 अगर मैं करता हूं सो दिस वुड बी 14.5। कितना आएगा बेटा, 14.5 आ जाएगा। अब देखिएगा कितना आता है ये, 5 प्लस 5 10, 10 का मतलब 0, 1 कैरी ओवर, तो 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 7 12, 12 का मतलब 2, 1 कैरी ओवर, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 6, सर ये तो 62 आ गया। बाबू जल्दी से बताइएगा कि इससे पहले कितना आ रहा था, 62। सर ये तो अलग ही मजा दे गया, ये तो अलग ही स्वैग है सर। हमने कैलकुलेशन भी इस हिसाब से बड़ा आसान कर लिया, क्यों, हमने डिफरेंस वाले का मीन अलग निकाला और अज्यूम वाले को अलग रखा। ये पूरी कहानी बेटा अज्यूम मीन मेथड की समझ में आई। दोबारा समझाता हूं क्या कि सर सबसे पहले क्या करना रहा था कि जैसा डायरेक्ट में चल रहा था चलने देते हैं, लेकिन अब यहां पे क्या करेंगे कि इस पूरे डेटा में से कोई भी एक को हम मान लेंगे कि ये मीन हो सकता था, तो वो तो मीन हम कैलकुलेट करेंगे, वो तो लास्ट में रखेंगे ही, लेकिन ये मीन माना तो ठीक है, लेकिन सर एक्चुअल डेटा से ये थोड़ा हेर फेर करेगा, कुछ तो सर डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो वो डिफरेंस डी निकालेंगे क्या कि इस ओरिजिनल नंबर में से इस वाले को जिसको माना उसको सब्ट्रैक्ट करिए भैया, ये डेटा आ गया, fi इंटू डी निकालिए। तो ये क्या दिखा रहा है, 435 डिवाइडेड बाई 30, ये क्या दिखा रहा है दोस्त, ये दिखा रहा है कि जो हेर फेर या डिफरेंस आ रहा है उसकी वजह से एक्स्ट्रा मीन और कितना आ रहा है, जो अज्यूम किया उसके अलावा कितना मीन और एक्स्ट्रा आ रहा है, ये हमारे पास आ गया बेटा अज्यूम मीन मेथड। अब मान लो कि इस डेटा को देख के क्या लग रहा है आपके मन में, कुछ तो ख्याल आ रहा होगा, क्या ये ऐसा लग रहा है कि ये सारा डेटा ना 15 का मल्टीपल है, ये पूरा का पूरा डेटा सर 15 का मल्टीपल है। और बाबू यहां पे इसका क्लास साइज कितना आ रहा है, एच कितना आ रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सर ये तो 15 आ रहा है। क्या कह रहे हो गुरुजी, ऐसा लग रहा है कि इसकी क्लास साइज जो है उसी का मल्टीपल है, ये मल्टीपल ऑफ क्लास साइज, मल्टीपल ऑफ क्लास साइज। भैया जो हमारे पास क्लास साइज है ऐसा लग रहा है कि उसी का मल्टीपल ही आ गया हमारा डीआई। सर इससे क्या हमें क्या लेना देना, आए तो आए, नहीं, यहां पे एक और एक्स्ट्रा गेम चलेगा, क्या कि जो अज्यूम मीन मेथड है बेटा इसको और ज्यादा आसान किया जा सकता है। कैसे, बताता हूं कि सर डेविएशन में जो हमारा मीन निकाल रहे थे, क्या मैं कुछ ऐसा कर दूं कि जिसका मल्टीपल है भैया उस मल्टीपल से डिवाइड कर दूं तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी। जिसका मल्टीपल है, ये जिसका मल्टीपल है किसका भैया, इस क्लास वाले साइज का, क्लास साइज का, इस क्लास साइज का मल्टीपल है। देखा जाए तो क्लास साइज कितनी आ रही है, क्लास वेट कितनी आ रही है बेटा, दैट वुड बी 25 माइनस 10 मतलब 15।
यही तो h की वैल्यू होती है, यही क्लास साइज h आ गया 15। तो हमने नोटिस किया कि ये जो है भैया मल्टीपल ऑफ 15 है, मल्टीपल ऑफ h है, मल्टीपल ऑफ h है भैया। क्लास साइज का मल्टीपल ये दिख रहा है, बड़े प्यार से क्लियर कट दिख रहा है। 15 इंटू -2 30, 15 इंटू -1। तो भैया हमने क्या किया कि पहले तो डिवाइड कर दिया ताकि जो वैल्यू आए, ताकि जो वैल्यू मिले हमें वो और छोटा मिले, और छोटा मिल जाए, और छोटा वैल्यू हो जाए। बाबू अब देखो कि क्या इस ui को fi के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आसान होगा क्या? अभी तक तो सर बड़े बड़े नंबर्स का कर रहे थे, बड़े बड़े नंबर्स का कर रहे थे, लेकिन आपने कहानी और पलट दी सर। अब और ज्यादा छोटे छोटे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन देखिएगा, -2 इंटू 2 -4। तो हमने क्या किया, इसकी वजह से fi ui निकाला। पूरी कहानी को रिवैम्प करता हूं। डायरेक्ट मेथड में fi xi डिवाइडेड बाई भैया क्या होता था fi, लेकिन सर fi xi की जो वैल्यू आती थी अगर मान लो खूब बड़ी बड़ी आ गई, डेसिमल वाला आ गया, तो सर उसके लिए हम अज्यूम मीन माने। तो अज्यूम मीन को अलग रखा और उस अज्यूम मीन से जितना डिफरेंस के लिए टेबल बनता था यानी FIDI, वो एक्स्ट्रा मीन हम ऐड कर देते थे। लेकिन सर वो जो एक्स्ट्रा मीन निकालते थे उसमें भी दिक्कत कि डेटा थोड़ा बड़ा निकल आता था। अब हमने चेक किया कि ये डेटा इसके क्लास साइज का मल्टीपल है, तो भैया क्लास साइज से मान लो पहले डिवाइड कर दो, सब कुछ छोटा कर दो और फाइनल जवाब में उसी क्लास साइज से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। फाइनल जवाब में उसी क्लास साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट बैलेंस हो जाएगा। देखिएगा, ये हमारा कहलाता है बेटा स्टेप डेविएशन मेथड। यानी सर हमने एक स्टेप और डेविएट कर दिया इस पूरे प्रोसेस को। तो दिस इज ऑल अबाउट मीन ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स, या मीन निकालने का अलग अलग अप्रोच। एक सवाल है, देखिएगा क्या बेटा बोला है कि भैया यहां पे हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें 50 वर्कर्स हैं, 50 वर्कर्स का मतलब समेशन ऑफ fi तो बड़े प्यार से निकल आया, दैट इज आवर 50। अब बोला बेटा कि इसमें कोई एप्रोप्रिएट मेथड लगाइए और फटाक से क्या करिए भैया मीन निकाल दीजिए। तो मैं कोशिश करूंगा मीन निकालने की, समझता हूं भैया क्या है। तो यहां पे भैया क्लास इंटरवल अपने पास हो जाएगा, क्लास इंटरवल के बाद सीधे क्लास मार्क निकालूंगा, fi निकालूंगा, सर fi xi निकाल दूंगा, यही काम करूंगा। क्लास इंटरवल कितना बेटा, 500 से लेकर सर 520 है पहला वाला। दूसरा कितना बेटा, 520 से लेकर सर 540 है। तीसरा वाला कितना बेटा सर, 540 से लेकर 560 है सर, 560 तक है। और 560 से लेकर 580 है, 560 से लेकर बेटा 580 है। और आखिरी वाला कितना बेटा, 580 से लेकर 600 तक का डेटा है। अब बाबू यहां पे ध्यान देना, अगर इस क्लास इंटरवल का मैं क्लास मार्क निकालूं यानी बीचों बीच का डेटा निकालूं तो कैसे निकलेगा, सुनना कैसे निकलेगा, सुनना बेटा। सर ऐसे निकलेगा, अगर इसको सोचा जाए तो कुछ ऐसे निकलेगा। पहले डेटा के बारे में सोचते हैं सर, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट ये हो जाएगा 1020 और उसका आधा करूं 510। अरे बीचों बीच का सोचो ना, इसके बीचों बीच का सोचो 530 हो जाएगा। इसके बीचों बीच का सोचो ना 500, हमारे पास 50 आ जाएगा बेटा। इसको बीचों बीच का सोचो ना बेटा 570 आ जाएगा। इसके बीचों बीच का सोचिए ना भैया कितना आ जाएगा, 590 आ जाएगा। और इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है कितना बेटा, 12 दी गई है सर, 14 दी गई है, उसके बाद से 8 दी गई है, 8 के बाद 6 दी गई है और 10 दी गई है। बाबू क्या करना था, यहाँ पे क्या करना था सर, यहाँ पे हमें यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिखना था, यानी 510 गुणे 12, 510 गुणे 12, यहाँ पे सर 530 गुणे 14 14, सर यहाँ पे 550 गुणे 8 ये निकालना था। यहाँ पे हो जाएगा सर 570 इंटू 6 और ये हो जाएगा 590 इंटू 10। अब ये जो कुछ भी आया हम इनको ऐड करते थे, इसको बोलते थे समेशन ऑफ fi xi, और ये जो कुछ भी है सर इसको हम ऐड करते थे तो बोलते समेशन ऑफ fi। ये दो अलग अलग चीजें आ गई सर। मीन जो आता था वो कुछ ऐसे आता था, क्या, समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। और आई नो मेरे दोस्तों कि आप ये कैलकुलेट खुद से कर लोगे, समय अपने पास कम है, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, क्या एक्चुअल अप्रोच है। तो ये आप कैलकुलेशन करके भी है, जो वैल्यू इनको सम करने पाएगी ऊपर डिवाइडेड बाय इन सभी को ऐड करिए तो डायरेक्टली 50 के बराबर दिया, नीचे 50। ये एक अप्रोच हो सकता था। दूसरा समझाता हूं बाबू, ध्यान देना कि सर अब हमने नोटिस किया कि ये जो वैल्यू आया बहुत बड़ा बड़ा, तो दिमाग लगाएंगे, इनमें से देखेंगे बिल्कुल बीचों बीच वाले को भैया क्या करो, यहां से टपाक से पकड़ लो भैया, इसको बीचों बीच वाले को फट से पकड़ो, बोलो कि ये मीन है। ये मान लो कि अपने पास ए जो है 550 ये मीन है, मैं मान लिया। तो इसी टेबल को आगे बढ़ाता हूं, इसी टेबल को आगे बढ़ाता हूं दोस्त, देखिएगा इसी टेबल को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं कि अगर मैंने इसको मीन माना है सर,
अगर मैंने इसको क्या किया दोस्त, मीन माना है, तो सर अब मैं ना यहां पे डेविएशन देखूंगा, क्या DI। तो DI कैसे देखूंगा बेटा, 510 माइनस 550 माइनस का 40, 530 माइनस 550 भैया माइनस का 20 हो जाएगा, 530 माइनस 550 माइनस का 20, 550 माइनस 550 0, 570 माइनस 550 प्लस का 20, 590 माइनस 550 प्लस का 40। सर ये तो वैल्यू इसके कंपैरिजन में बहुत सुंदर सा आ गया। बस यहीं पे भैया फटाक से क्या निकालेंगे, FIDI, सॉरी FIXI नहीं भैया, FIDI निकालेंगे। बाबू अब देखना कैलकुलेशन कितना आसान हो गया, ये गंदे गंदे से नंबर से तो बढ़िया है कि सर ये -40 इंटू 12 कर ले, तो 12 चौक 48 भैया, ये हो जाएगा माइनस का 240। मैंने यहां पे क्या निकाला दोस्त, FIDI निकाला। अब देखना बेटा, माइनस का 40 इंटू 12 माइनस का 480, 14 इंटू माइनस का 20 माइनस 280। यहां पे देखना बेटा, 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 20 120, 10 इंटू 40 400। अब देखिएगा FIDI को ऐड करना कितना ज्यादा आसान हो गया, FIDI को ऐड करना कितना आसान हो गया। ऐड करते देखते हैं बेटा, सर इन दोनों को अगर देखा जाए तो यहां से आ जाएगा माइनस का 80, इन दोनों को देखा जाए तो यहां से अपने पास आ जाएगा बेटा माइनस का 160। देखिएगा इससे ज्यादा कुछ और आ सकता है क्या, मुझे तो नहीं लगता बेटा। इन दोनों में देखा जाए, इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 80, इन दोनों को ऐड करोगे तो या 80 80 भैया माइनस का 160, यानी मिला जुला के ये माइनस का दे रहा रिजल्ट। कितना दे रहा बेटा, देखिएगा माइनस का 240 दे रहा, माइनस का 240 डिवाइडेड बाई ये कितना नंबर आप डेटा के लिए चल रहा था, 50 के लिए। तो बस फाइनल मीन जो आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा। सर एज्यूम जो आपने माना है ये, प्लस जो डिफरेंस का मीन आया मतलब -240 डिवाइडेड बाई 50, यही वैल्यू तुम्हारी दे देगी बेटा क्या, अज्यूम मीन मेथड। और इससे ज्यादा खूबसूरत सी बात देखो क्या, इनका H कितना है 20, क्या ये सारे के सारे 20 के मल्टीपल है, हाँ गुरुजी। बस आखिरी वाला स्टेप डेविएशन भी यही समझा देता हूं दोस्त। ये सर एक टेबल और बना लेंगे अगर चाहे तो, क्या UI का, UI कितने बराबर होगा, DI डिवाइडेड बाई H के। भैया 20 का मल्टीपल ये सारा दिख रहा है, 20 से डिवाइड करिए -2, 20 से डिवाइड करिए -1, ये 0, ये 1 और ये 4, खत्म। अब तो और आसान हो गया गुरुजी, अब तो ये और आसान हो गया, ये 12 इंटू -2, ये तो और ज्यादा इजी डेटा देगा। तो ऐसे आप चाहते तो क्या लगा सकते थे, स्टेप डेविएशन मेथड। चलिए एक सवाल ये ले जाइएगा और इसको आप खुद से ट्राई करिएगा, खुद से ट्राई करिएगा, मैं आपको होमवर्क में डालता हूं। अब आ जाते बेटा मोड को लेके। मोड में देखो यार, बेसिक जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो कुछ ऐसा था। क्या था सर, हमें पहचानना पड़ेगा कि कौन सा क्लास मॉडल क्लास है, मतलब किस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। भैया नजर मारते हैं, ओ भाई साहब ये तो ये मॉडल क्लास हो गया। क्या हो गया दोस्त, ये मॉडल क्लास कहलाया, ये मॉडल क्लास हो गया भैया हमारा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। इस मॉडल क्लास का लोअर लिमिट L कितना आ रहा है बेटा, 3 के बराबर। अब बाबू कुछ और बातें फॉर्मूले में समझते हैं। F1 क्या होता था कि इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी भैया वो 8 आ गया। F0 क्या होता था, मॉडल क्लास के पहले वाले प्रीसीडिंग की फ्रीक्वेंसी 7, और F2 क्या होता था, मॉडल क्लास के सक्सीडिंग मतलब बाद वाले की फ्रीक्वेंसी 2। बस सीधे मोड का फॉर्मूला लगा देते हैं। मोड जो आता है गुरुजी आता है लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H हो जाता था, मतलब हमारे पास क्लास की विड्थ। वैल्यू रखते बेटा, L की वैल्यू कितनी है 3, प्लस यहां पे देखते हैं बेटा F1 मतलब 8, F0 मतलब इसके पहले वाले का 7 डिवाइडेड बाई 2F1 मतलब 8 2 जा 16 माइनस जस्ट इसके पहले वाले का प्रीसीडिंग वाले की फ्रीक्वेंसी 7, सक्सीडिंग वाले का 8, सक्सीडिंग वाले का सॉरी 2 है, सक्सीडिंग वाले का 2 है, और ये मल्टीप्लाइड बाई इनका। देखिएगा भैया हमारे पास क्लास विड्थ कितना आ रहा है 2 के बराबर। H की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 के बराबर, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लीकेशन। लेटेस्ट चेक कितना आता है बेटा 3 प्लस 8 में से 7 जाएगा 1, 7 प्लस 2 9, तो भैया यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू, तो आ जाएगा 3 प्लस 2/7। डेसिमल में वैल्यू आएगी, फटाक से डाल दीजिएगा। यही है लप्पूसा, यही है लप्पूसा बेटा। चलो चलता हूं, यहां पे एक सवाल मैं आपको देता हूं भैया होमवर्क में, और मैं बता देता हूं कि मॉडल क्लास होगा कौन सा। सर मॉडल क्लास वही होगा ना जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई हो, ये वाला 60 to 80। लोअर लिमिट तो पहले से पता हो गया भैया 80, और इस क्लास का भैया F1 मतलब इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी 61, F0 मतलब भैया इसके पहले वाले का 52,
F2 का मतलब भैया इसके बाद वाले की फ्रीक्वेंसी 38 और क्लास की विड्थ h देखी जाए तो भैया इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे दैट वुड बी 20। फॉर्मूले में चिपकाइएगा, जवाब हो गया खत्म। अब देखो यार यहां पे मीन निकालने में दिक्कत आएगी दोस्त। मीन का पूरा गेम भैया बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों सर? मीन में हमें मिडिल मोस्ट डेटा चाहिए। अब इस टेबल से भैया ये तो इंडिविजुअल डेटा कितनी बार आया है उसके बारे में बता रहा है, इंडिविजुअल डेटा कितनी बार आया है उसके बारे में बता रहा है। यहां पे तो सर मामला कुछ समझ में नहीं आया। अभी तो फिलहाल ठीक है, अगर मान लो ग्रुप रहता तब तो और दिक्कत होती। मैंने क्या किया कि अगर हमने मार्क्स 20 है तो भैया उसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, मार्क्स 25 है तो फ्रीक्वेंसी 20 है। अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा मोर देन या लेस देन टाइप ऑफ डेटा में। देखना कैसे? मैं बोलूं कि 20 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं लगभग, तो आप बोलोगे भैया कि अभी तो टेबल के हिसाब से सिर्फ 6 बच्चे हैं, सिर्फ 6 बच्चे हैं। मैं बोलूं कि अप टू 20 मतलब स्टार्टिंग से लेके 25 तक भैया कितने बच्चे हैं, तो इन दोनों को ऐड करोगे यानी 6 प्लस उसके नीचे वाला 26 हो गया। अगर मैं बोलूं अप टू 28 का मतलब सर स्टार्टिंग से लेकर और 28 तक, तो भैया इन तीनों को ऐड करोगे। यानी आपने क्या किया, इस प्रीसीडिंग वाले हमारे क्यूमुलेटिव से यही जो टेबल आप जनरेट कर रहे हो ना बेटा, इसी को बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको सीएफ में बोलता हूं। यानी एक ऐसा टेबल बनाना भैया कि इसको ले लिया भैया एज यूजुअल नोट किया, अब अगले वाले में इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 20 + 6 26। अगले वाले में क्या करेंगे बेटा, इसको ऐड करेंगे। तो ये जो टेबल आप जनरेट कर रहे हो यही हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल कहलाता है। क्यों करते बताता हूं। अब इससे फायदा ये होगा कि अगर मिडिल मोस्ट सेलेक्ट करना हो भैया तो ये तो गारंटीड पता चल जाएगा कि टोटल डेटा हमारे पास कितना है 100, तो भैया उसका बीचों बीच लगभग देखेंगे तो 50 वाला डेटा, 50वें नंबर का डेटा चाहिए अपन को। तो 50वें नंबर का डेटा क्या एग्जैक्टली ये वाला बताना चाह रहा है, क्या ये वाला बताना चाह रहा है? देखिए भैया 50वें नंबर तक यहां पे हम पहुंच चुके हैं, 50वें नंबर तक हम यहां पे पहुंच चुके हैं। एग्जैक्टली 50वें नंबर का डेटा तो 28 आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन चलो सर ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है। अगर मान लो कुछ ग्रुप वाली बात, तो तब क्या करेंगे? ग्रुप बन जाए तो ग्रुप में ऐसे चलेंगे बेटा कि सबसे पहले जो डेटा दिया गया है उससे जनरेट करेंगे अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बेटा? सीएफ जनरेट करेंगे, जिसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले तो इससे 5 हो जाएगा, 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 + 7 29, 29 + 9 38, 38 + 7 सर 45, 45 + 8 भैया ये आ जाएगा 53 के बराबर। लेट अस चेक कि 53 बच्चे हैं क्या टोटल? यस बिल्कुल सही, यानी बिल्कुल सही निकाला। बाबू अब ध्यान देना कि अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 53 है, डिवाइड बाय 2 कर दूं तो ये कितना आ रहा है बेटा? देखना 2 4 जा, सॉरी 2 2 जा, 2 2 जा 4 भैया 1 कैरी ओवर, 2 6 जा 12, 26 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब लगभग 27वें नंबर का डेटा। बाबू 27वें नंबर का डेटा कहां से स्टार्ट होगा? सुनना कि सर अभी तक देखा जाए, बहुत बारीक बात बता रहा हूं, याद से सुनना बेटा, बिल्कुल अपना कंसंट्रेशन यहां पे झोंक दीजिए। क्या बोला कि सर आप बोले 26 पॉइंट कुछ, मतलब 26.5 नंबर का डेटा चाहिए, 26.5वें नंबर का डेटा चाहिए। तो भैया ये तो 26 के बाद आएगा। यहां तक कितना डेटा कवर हो रहा है बेटा? 22 नंबर तक का डेटा कवर हो रहा है। तो भैया 22 के आगे कौन सा जाएगा? 23rd नंबर का, 24th नंबर का, 25th नंबर का, 26 नंबर का, और कहां तक जाएगा? 28 29th नंबर तक का डेटा जाएगा। क्या इसी में यहीं पे कहीं होगा? हाँ सर। तो अब इसको उठाएंगे बेटा, क्या इसको उठाएंगे एज अ मीडियन क्लास, मतलब यही हमारा मीडियन के बारे में सर मिला जुला के इंफॉर्मेशन देगा। बाबू ये बात समझ में आई क्या कि यही वाला मीडियन क्लास क्यों बना है? क्यों सर? जो हमारे पास ये n/2 दिखाता है, मिडिल मोस्ट दिखाता है डेटा, ये दिखाता है कि लगभग वो 27.5 वाला हमारा टर्म चाहिए था, लगभग 26.5वें नंबर का टर्म चाहिए था। तो 26.5 वाला नंबर टर्म क्या? 22 के बाद वाला, यानी 22 के बाद वाला, इसमें क्या क्या काउंट होगा? 23rd नंबर का, 24, 25, 26, 27, 28, 29th नंबर तक का डेटा ये ग्रुप रखा हुआ है दोस्त, मीडियन ग्रुप। बस यही मेन टास्क था। चलिए चलते हैं दोस्त, फाइनली पहुंच गए अपने उस पड़ाव पे कि सर हम क्या सेलेक्ट करेंगे कि जो n/2 हमने निकाला है, वी नाउ लोकेट द क्लास जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नियरेस्ट टू n/2 हो या उससे बड़ा हो। मतलब अगर मान लो कि 26 आया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 26वें नंबर का कौन सा हो उसको सेलेक्ट करेंगे, या उससे जस्ट बड़ा वाला ले लेंगे, कम नहीं लेंगे।
क्या ये बात समझ में? चलो एक क्वेश्चन समझते हैं कि फॉर्मूला इसका जो बनता है सर कुछ ऐसा बनता है। यूजुअल नोटेशन इसका देख लीजिए भैया कि उस मीडियन क्लास का लोअर लिमिट ब्रैकेट के अंदर n/2 तो हमें निकालना आ गया था। CF दिखाता बेटा आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। क्या? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, इससे पहले वाली क्लास का क्यूमुलेटिव निकालना भैया। प्रीसीडिंग क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग क्लास भैया। प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में हम यहां पे CF लिखेंगे डिवाइडेड बाय F, क्या? उस क्लास की फ्रीक्वेंसी इनटू H, क्या भैया? क्लास की साइज या क्लास की विड्थ। चलिए इसके बारे में समझते हैं। बाबू यहां पे अभी भी ना अपना CF नहीं बना हुआ है, तो CF बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखते हैं क्या होता है, क्या होता है यहां पे, फटाफट से दिमाग लगाएंगे, ज्यादा लंबा सवाल ही होगा। 6 रह गए, 6 + 11 17, 17 + 21 देखिएगा, 7 + 8 18, 2 + 1 3, 38 हो गया। 38 में 23 जोड़िए बेटा, 8 + 3 11, 11 का मतलब 1 कैरी ओवर, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 61 में 14 जोड़िएगा बेटा, 4 + 1 5, 6 + 1 7। अब ये 75 में 5 जोड़ेगा 80। बाबू देखना ऊपर बोला हुआ कि 80 नंबर ऑफ यहाँ पे पीपल्स होंगे, नहीं दिया कोई बात नहीं, इन सभी को जोड़ोगे तब भी 80 आएगा। अब n की वैल्यू तो अपने पास आ गई 80, लेकिन हमें मीडियन के लिए जाना है n/2 पे, यानी 80/2 मतलब 40वें नंबर का 40th नंबर का डेटा हमें खोजना है। 48 नंबर का डेटा कब मिलेगा सर? 38 के बाद वाले इस वाले हमारे क्लास में मिलेगा कितना? 39th नंबर का, उसके बाद से 39th नंबर का, 40th नंबर का, 41th नंबर का, और ये कहां तक जाएगा? ये जाएगा 61th नंबर तक भैया। 61 नंबर तक का डेटा इसमें मिलेगा। तो भैया 40 नंबर का डेटा कहां मिला? इस वाले में। तो बड़े प्यार से हमारे पास मीडियन क्लास तो हमने निकाल लिया बेटा, मीडियन क्लास इससे निकाल लिया। कितना निकला बेटा मीडियन क्लास? मीडियन क्लास निकला सर 35 से लेकर 45 वाला, 35 से लेकर 45 तक वाला जो डेटा है ये हमारा मीडियन क्लास निकला। बस मीडियन निकाल लेते फटाक से। मीडियन आ जाएगा कितना दोस्त? लोअर लिमिट सर दैट वुड बी 35 प्लस n/2 कितना आया दोस्त? सर ये 40 आ गया, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो भैया इस मीडियन क्लास के पहले वाले का क्यूमुलेटिव कितना है? 38 है, डिवाइडेड बाई इस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है सर? वो 23 वाला सेलेक्ट करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है ना कि 61। 23 मल्टीप्लाइड बाई सर ये देखेंगे 10। ले जाइएगा वैल्यू कैलकुलेशन, आप तो आता ही बेटा, मैंने पूरा बता दिया। बाबू काफी बार ऐसा होता है कि थोड़ी दिक्कत पता है कहां पे आती है? जब हमारे पास यही जो हमारे पास ग्रुप है बेटा वो कॉन्टिन्यूअस ना हो। तो कॉन्टिन्यूअस ना हो तो आपको सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ेगा, लेटर ऑन आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? वहां पे मीडियन निकालना पड़ेगा। चलिए एक ऐसा सवाल है बेटा, होमवर्क में ले जाइएगा, बहुत बार ये रेपिटेटिव पूछा हुआ है, ट्राई करिएगा। अब चल लेते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। मैंने क्या बोला? दिमाग लगाइएगा कि 3 को बनाने में सर सबसे पहले आएगा 2 + 1 ऐसा। अब देखो यार होता क्या है ना कि जब हम मीन मीडियन मोड निकाल रहे थे तो सबसे ज्यादा रिपीटेड वाला पहली प्रायोरिटी पे जिसको मैंने बोला 1 नंबर का यानी मोड वाले का। थोड़ा और यहां पे साइड में लिखता हूं, 3 = 2 + 1। सबसे पहले नंबर पे हमने जो प्रायोरिटी बेटा वो दी थी मोड को, भैया दूसरे नंबर पे हमने दिया था मीन को, और तीसरे नंबर पे हमने दिया था बेटा मीडियन को। ऐसे भी अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो, यानी 3 टाइम्स मीडियन = 2 टाइम्स मीन माइनस 2 टाइम मीन प्लस मोड। या ऐसे याद रखो कि 3 में से 2 जाएगा गुरुजी तो ये 1 बचाएगा। पहले नंबर पे किसको? मोड को, दूसरे नंबर पे किसको? मीन को, और तीसरे नंबर पे किसको बेटा? मीडियन को। मीडियन में ज्यादा लोचा सर, और वैसे भी हम देखें तो मोड निकालना बड़ा आसान है, कोई ज्यादा खास डेटा पे काम नहीं करना पड़ता। ये सवाल है बेटा, देखते क्या लिखा है। द मीडियन इन मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, फाइंड द मीन। भैया हमारे पास है 3 टाइम्स मीडियन इक्वल टू क्या बेटा अपने पास? सर ये अपने पास आता है 2 टाइम्स मीन प्लस 1 टाइम्स मोड, मतलब मोड। चलिए मीडियन के बारे में है भैया, मीडियन हमारे पास 20 है तो 3 × 20 इक्वल टू 2 टाइम्स मीन, यही तो निकालना है सर, मीन निकालना है। और मोड ऑलरेडी गिवन है बेटा, मोड कितना दिया? 30। ये कितना हो जाएगा? 60 = 2 टाइम्स मीन प्लस 30 है। तो सर 2 टाइम्स जो मीन आएगा वो आ जाएगा 60 - 30 मतलब 30, तो मीन बड़े प्यार से 15 आ जाएगा। मीन कितना आ जाएगा बेटा? 30/2 यानी 15। तो ये हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला लेकर भी फटाक से निकाल सकते हैं।
दिस इज ऑल अबाउट योर स्टैट्स। ये रहा कहानी आपके स्टैट्स को लेके। जो बेसिक क्राइटेरिया बन सकता था वो मैंने एक्सप्लेन किया, क्या टेक्निक बन सकते थे सॉल्व करने के इन्हीं सारे टेबल्स को लेकर वो मैंने बता दिया बेटा। अब आपके हवाले ये पूरा चैप्टर जम के तोड़िए। अब इस चैप्टर के साथ खुराफात मचाइए, तोड़िए, इसके फॉर्मूले याद रखिए, ये आपके हाथ में छोड़ता बेटा। मस्त जबरदस्त वाले तरीके से कमबैक वापस करेंगे एक और नए धमाकेदार से बचे हुए इकलौते चैप्टर के साथ, यानी प्रोबेबिलिटी के साथ। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इस तरह मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, बाय बाय, सायोनारा।